नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से शराब कारोबार पर ड्रोन अटैक लगातार जारी है। ड्रोन की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार की जा रही है। उत्पाद कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी दल ने राघोपुर दियारा में रेड की, जहां बालू के अंदर छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया गया है। वहीं दियारा इलाके में चल रहे 3 शराब के अड्डों को भी यहां पर ध्वस्त किया गया है। शराब के अलावा भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण को भी यहां पर बरामद किया गया है, जबकि मौके से बरामद सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। आसपास से बहुत भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब और कच्चा माल जो गुड़ होता है या जावा महुआ जिसे कहते हैं, जिससे देशी शराब चुराई शराब स्पिरिट सब बनाई जाती है, और रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। और जो भट्टी का सामान होता है जिससे कि स्पिरिट या चुराई शराब बनाई जाती है, वो भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जा रही है आप सबके सामने। और देखिए, छपरा में भी शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने आज कई जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। सहायक उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में दलिया रहीमपुर के दियारा इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया गया। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। जहरीली शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज मुख्यालय के निर्देश पर एक टीम आई हुई है छपरा में, जो कि लगातार कार्रवाई कर रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में शराब को नष्ट किया गया है। भारी मात्रा में जो दिलिया रहीमपुर इलाका है वहाँ हम पहुँचे हुए हैं और मुख्यालय से अधिकारी भी मौजूद है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट भी मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से कार्रवाई की गई है। सर, ये बताया कि ये आज कार्रवाई एक स्पेशल की जा रही है ड्रोन के जरिए, तो क्या ये किस तरह से कार्रवाई? नहीं, ये कार्रवाई आपको करीब 2.5 महीना पहले से ही प्रत्येक दिन यहाँ पर अभियान के तरह अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। और आज विशेष करके मुख्यालय स्तर से कमिश्नर साहब तो पटना जिला में कर रहे हैं, संयुक्त आयुक्त महोदय हाजीपुर में, और हम संजय कुमार उपायुक्त आपका जो है कि छपरा जिला में आए हुए हैं। और आप तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अभी कम से कम 15-20 अड्डा कम से कम हम लोग तोड़े हैं अभी। और विशेष अभियान आज चल रहा है और कम से कम 25,000 आपका जवाब बहुत डिस्ट्रॉय किया गया है। एक उसी ठिकाने पर फिर नए तरीके से शुरू हो जाए। जी, रोकने के लिए अब क्या? बिल्कुल लगातार छापेमारी चल रही है और जब से ड्रोन आया है हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जाने का रास्ता बताता है, जिससे हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच के अपना सफलतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन से काफ़ी मदद मिल रहा है हम लोगों को और लगातार 25 तारीख से लगातार आप कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने 100 से ऊपर भट्टियों को ध्वस्त किया है, करीब 1 लाख लीटर से ऊपर जावा महुआ को भी नष्ट किया है, करीब 5,000 लीटर शराब को जब्त किया है हम लोगों ने। आज की कार्रवाई में क्या? आज की कार्रवाई में करीब 25,000 केजी हम लोगों ने ये जावा गुड़ को भी नष्ट किया है, करीब 500 लीटर चुलाई शराब को बरामद किया है और लगातार 3 साइकिल भी बरामद हुआ है। नौसादर गुड़ लगातार हम लोगों ने जब्त कर रहे हैं लगातार इसमें। बिल्कुल, ये रजनीश कुमार थे जो कि लगातार इस कार्रवाई में लगे हुए हैं और काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं छपरा के इस इलाके को, दियारा का ये इलाका। और यहाँ पहुँचना काफ़ी कठिन है, चूँकि हम वीडियो भी बनाए हैं जो आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पहुँचने के लिए कई नदियों को पार करना पड़ता है और यहाँ आकर के इस पूरी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। जो बताया जा रहा है कि 25,000 किलो जो अवैध शराब बनाने की सामग्री है उसको नष्ट किया गया और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। मैं फिर दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ठीक पीछे यही वो इलाका है जहाँ शराब की पूरी फैक्ट्री लगाई गई थी। और ये पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं कि दियारा का इलाका है। यहाँ आम दिनों में पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, बिना पुलिस के सपोर्ट के यहाँ पहुँचना मुश्किल है और पुलिस को भी यहाँ आने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होना पड़ता है, क्योंकि अगर ये कोई पुलिसकर्मी अकेले आता है यहाँ पे इस एरिया में तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है। तो इसे लेकर के मुख्यालय ने आज एक विशेष अभियान शुरू किया और कई जिलों में अभियान चल रहा है और छपरा के दिलिया रहीमपुर इलाके में भी बड़े पैमाने पर शराब को नष्ट किया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वही देखिए, पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में पीड़ित ने हाईकोर्ट में मध्यस्थ याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार से 50 लाख के मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन देने की भी यहां पर गुहार लगाई गई है। पीड़ित महिला विकास मंच के सहयोग से हाईकोर्ट पहुंची है। पीड़ित ने शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने बिना जांच
इसके आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया गया है। अब लड़की ने हाईकोर्ट में न सिर्फ पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई बल्कि सरकार से मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग की। हमने इंटरवीनर पिटीशन फाइल किया है विक्टिम की ओर से। जो पीड़िता हैं वो अपनी पिटीशन में अपनी बातों को रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कॉम्पनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और प्रोटेक्शन और रहने की उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, ताकि वो दर दर ना भटके जिस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया भटकने के लिए, और वो सामान्य लड़की की तरह अपना जीवन यापन करें। और वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन मोहन सहनी ने शेल्टर होम पीड़ित लड़की के आरोपों को गलत ठहराया है और कहा कि सिर्फ आरोप लगने की वजह से विभाग के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही बिना गलती किसी को सजा दी जा सकती है। अदालत के संज्ञान लेने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अदालत को रिपोर्ट भेजी जाएगी। को भी जानकारी मिला है, लेकिन जो क्लीन चिट वाली बात है तो विभाग का काम सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आरोप लगा देगा और विभाग उसको स्वीकार कर लेगा। हाँ, उसमें सत्यता होगा, कहीं कोई कमी होगा तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उस तरह का मामला अगर नहीं साक्ष्य के तौर पर कहीं से भी आता है तो उसको विभाग कैसे स्वीकार कर लेगा? विभाग बिना गलती का किसी को कैसे सजा दे देगा? या विभाग का गलती नहीं होगा तो विभाग कैसे मान लेगा कि हमारी गलती है? संज्ञान लिए हैं तो हम लोग विभाग के स्तर से जवाब जाएगा, उसका रिपोर्ट मांगा गया पूरी तरह से, रिपोर्ट के तौर पर ही जवाब दिया जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें किसी दूसरे जगह के मामले से इसको नहीं जोड़ना उचित होगा। यह जो मामला है पटना के गाय घाट का, तो ये इसमें जांच विभाग के द्वारा कराया गया है और विभाग में जो जांच हुआ है वो निदेशक स्तर से जांच हुआ है और उसमें कहीं से भी जो आरोप लगाया गया जिन महिलाओं के द्वारा, उनके द्वारा जो आरोप लगा उसमें कहीं भी सत्यता नहीं पाया गया। लैंडलॉक्ड राज्य बिहार के लिए जलमार्ग के विकास के क्षेत्र में आज एक बहुत ही खास है। आज पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी के लिए कार्गो जहाज MV लाल बहादुर शास्त्री रवाना किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज को रवाना किया। इसमें FCI का 200 मीट्रिक टन चावल गुवाहाटी भेजा गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सारण के कालूघाट IWT टर्मिनल का रिमोट से यहां पर उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जुड़ रही हैं। जलमार्ग प्रोजेक्ट 1 और 2 के तहत जलमार्ग का विकास किया जा रहा है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के व्यापारियों को फायदा होगा। हम लोगों ने भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों सरकार मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और यहां से ये पटना से सामान भेजने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है। जल और अन्न का मिलन आज हो रहा है। यह पोत जो है जहां जलमार्ग से आज जाने वाला है, वहीं यह खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से हमारे खाद्य FCI के द्वारा अन्न का भंडार भी यहां से मां अन्नपूर्णा की कृपा से वो यहां से सुसज्जित होकर जा रहा है। हम आज का यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये परिणाम है। जलमार्ग के द्वारा व्यापार हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में होता आया है और स्वाभाविक है कि जल के महत्व और जलमार्ग के द्वारा सस्ते दर पर हम मालों का जो आवागमन हो रहा है वो हमारे लिए एक सस्ता और सहज और एक मार्ग के रूप में हमारे बीच है। वहीं नवादा पुलिस ने 4 फरवरी को किडनैप हुए रोहित कुमार को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है।
रुस्तमपुर गांव से रोहित कुमार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। रोहित कुमार रघु बिघा गांव का रहने वाला है। तो नवादा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के चंगुल से रोहित को पुलिस ने रिहा करा लिया है। रुस्तमपुर गांव से इसे मुक्त कराया गया। 4 फरवरी को रोहित को किडनैप किया गया था और इस मामले में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई की और बदमाशों के चंगुल से रोहित को रिहा करा लिया। सूचना मिला था कि इसके परिजन गए थे थाना में कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, पता नहीं चल पा रहा है। फ़ोन किया है कि कोई उसको उठा लिया है। वही सूचना बाद में पता चला कि नवादा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, वहीं आए हुए हैं। इसके बाद में पूछताछ की जाएगी, जो जानकारी मिलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव की ओर से जिस सरकारी अस्पताल की स्थापना किया गया था, आज वो तारीख में वो अस्पताल पूरी तरह से बदहाल है। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल के परतापुर में इस अस्पताल के लिए जमीन मुहैया कराई गई थी, लेकिन अस्पताल में कोई आता नहीं है, न तो डॉक्टर और न ही स्वास्थ्यकर्मी। अस्पताल में ताला लगा है। लोगों को इस अस्पताल से कोई सुविधा यहां पर नहीं मिल रही है। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के परतापुर गांव का यह सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा यहाँ पर सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया गया, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। लेकिन अस्पताल की स्थिति क्या है आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछले लंबे अरसे से इस सरकारी अस्पताल में ताला लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। सर, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी है और बहुत बुरी स्थिति है। हम लोगों को काफी दूर दूर जाना पड़ता है, कभी सीतामढ़ी, कभी मुजफ्फरपुर, यहाँ तक कि कभी पटना भी जाना पड़ता है। जो मूलभूत सुविधा है वो भी हमें हासिल नहीं हो पाती। न कोई स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, न कोई यहाँ की सूद लिखने वाला कोई जनप्रतिनिधि है। जी। तो कितना मतलब आप लोग कभी? हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई, आवेदन भी दिया था, मुखिया जी को भी अपने ग्रामीण स्तर से बोलने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कोई बोले कि होगा, लेकिन कुछ इस तरह का विशेष व्यवस्था नहीं हो सका। आप बताइए सर, क्या कहना है? क्या कहेंगे, खुलता उलता कभी है ये नहीं है। बीमार पड़ने पर बहुत तकलीफ होती है। कहाँ जाते हैं आप लोग? बेलसर जाते हैं, बेलसर, अथरी, सैदपुर। काफी दूरी तय करना पड़ता है। दूरी तय करना पड़ता है। इमरजेंसी वार्ड हुआ तो जाते जाते रास्ते में डेट कर गया। बहुत तकलीफ खुलता कभी कभी महीना में एक बार, कभी खुला कभी नहीं खुला। आप बताइए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहें, जो सभी का जो बोलबे किए है बात सही है। क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो ही है। किस तरीके का दिक्कत है? दिक्कत है ये कुछ बीमारी साथे रहने से तो कुछ दवाई कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। दवा मिलता है? दवा पहले जो आता था तो मिलता था, लेकिन अभी तो कितने दिन से बंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की कठिनाई किस तरीके से है। सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है वह बेहद खराब है। यहाँ के लोग पूरी तरीके से चिकित्सीय परामर्श के अभाव में भगवान के दुआ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और वहीं पटना समेत राज्य के 5 अस्पतालों को ऑटोनोमस अस्पताल के रूप में जल्द विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल, न्यू गार्डिनर अस्पताल, LNJP अस्पताल, कोइलवर मानसिक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। सर, ऑटोनॉमस की बात सीएम नीतीश कुमार खुद कर चुके हैं, कितने अस्पताल चिन्हित किए गए हैं IGMS के अलावा? नहीं, अभी कई अस्पताल ऐसे हैं जो विशेष बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के अंदर बनाए गए थे। जैसे LNJP हॉस्पिटल है जो हड्डी के लिए बनाया गया है। राजेंद्र नगर में आंख का अस्पताल है जो राजेंद्र नगर के अंदर बना है। उसी प्रकार से डायबिटिक के लिए हमारा गार्डिनर रोड हॉस्पिटल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि 100 बेड के बच्चों के लिए भी यहाँ एक अस्पताल पटना के अंदर हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स होंगे और इसके साथ ही जो मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर का है
वह भी मेंटल हेल्थ के लिए है। तो इस प्रकार के विशेष चिकित्सा सुविधा व्यवस्था जो दी जानी है, ऐसे अस्पतालों को ऑटोनोमस हम लोग आगे आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं और वहां अलग से निदेशक बाकी सारे पद सृजित किए जाएंगे। अभी भी निदेशक के रूप में लोग काम करते हैं, लेकिन उसको और व्यवस्थित रूप दिया जाएगा ताकि इन संस्थानों में हम बेहतर तरीके से कार्य कर सकें और उस संस्थान का विकास कर सकें। कुल कितने अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, संख्या क्या है? अभी बताया ना मैंने, पांच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ थे और इन्होंने जिस तरह से कहा है कि राज्य में 5 ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें ऑटोनोमस अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं वर्ल्ड क्लास को लेकर भी भरोसा दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले टारगेट है कि पटना का पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनकर तैयार हो जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब बात करते हैं बारिश और ओलावृष्टि की, जिससे बिहार में 800 करोड़ से ज्यादा की फसल का नुकसान हुआ है। इस बारिश ने ठंड को और बढ़ा दी है। और देखिए, पूरे बिहार के साथ जहानाबाद जिले में भी ठंड और बारिश से आम जन से लेकर किसान की मुसीबत बढ़ गई है। 30 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ गई है। वहीं खेती में जमा पानी देखकर किसानों की यहां पर परेशानी भी बढ़ गई है। देखिए संवाददाता राजीव रंजन विमल की इस रिपोर्ट को। अमूमन फरवरी में ठंड नहीं होती, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा है और ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। वजह है बारिश। बारिश ने ठंड तो बढ़ाई ही है, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। सरसों की फसलें जो फूल लग चुकी हैं, अब उनको बारिश से क्षति पहुंचने की संभावना है। साथ ही मसूर की फसलें हैं जिन्हें पीला पड़ जाने की संभावना है। इस समय इनको बारिश की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बारिश की वजह से इनको क्षति पहुंचेगा। जाहिर है किसान परेशान हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ने बताया कि नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। बर्बादी के हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि 15 फरवरी तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। 1100 करोड़ रुपया हम लोगों ने, जो उसके बाद पहले के बाद हम लोगों ने दिया 998 करोड़ रुपया, तो उसका भुगतान हम लोग अब कर रहे हैं और हम समझते हैं कि मोर देन 60% भुगतान हो गया है। विलंब के पीछे कुछ टेक्निकल कारण भी है और कुछ लापरवाही भी है, और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है वो हमारे निशाने पर हैं, हम जानते हैं, और हमने चेतावनी दे दिया। उसको अभी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया है, तो उसमें तेजी आई है और हम समझते हैं कि इस महीने में पूरा का पूरा भुगतान हम इस महीने में नहीं, 15 तारीख तक, और पूरा का पूरा भुगतान हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। LR राइस एंड मल्टीग्रेन के नाम से तेज प्रताप ने नया कारोबार शुरू किया है। तेज प्रताप बिहार के किसानों से चावल लेकर बेचेंगे। भविष्य में कई और उत्पाद को भी बाजार में उतारेंगे। आपको बताते चले कि तेज प्रताप अगरबत्ती का भी कारोबार कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका परिवार पहले दूध का कारोबार करता था, अब वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिजनेस तो शुरू से हम लोग गाय भैंस रखे थे और गाय का जो दूध निकलता था हम लोग मार्केट में देते थे। तो बिजनेस तो शुरू से हमारे बाप दादा किए हैं, मजदूरी किए हैं, किसानी किए हैं, खेतों में काम किए हैं। तो बिजनेस तो शुरू से किए हैं लोग, धान भी रोपने का लोग काम किए हैं। तो क्या इसमें किसानों को किस ढंग से फायदा होने वाला है? किसान से तो चावल खरीदेंगे तो फायदा होगा ही उनको, और फिर जो किसान को इसमें कार्ड भी दिया जाएगा, किसान कार्ड, अपना वो लोग बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, ये तेज प्रताप यादव
जो यहाँ पे राजनेता के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन बनने के भी कतार में खड़े हैं और इनका मानना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ चावल बल्कि और कई जो उत्पाद है वो बाजार में लाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक